हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज, कई फैसले होंगे। यूपी में आफत की बारिश, 27 की मौत, लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। बेसिक शिक्षा सत्र के अंत तक 18,000 से ज़्यादा स्मार्ट क्लास बनेगी। मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची। निजी स्कूल के शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक की भांति सभी भत्ते पाने का अधिकार। शिक्षक भर्ती के 1395 अभ्यर्थियों को आज से आवंटित होंगे विद्यालय। हर ब्लॉक में बागवानी का मॉडल गांव विकसित होगा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज, कई फैसले होंगे। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार सोमवार को सुबह 11 बजे लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इसमें कई निवेश नीतियों समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 भी शामिल है। नगर विकास के प्रस्ताव के तहत 7 नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत का सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी जा सकती है। 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। यूपी में आफत की बारिश, 27 की मौत, लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। यूपी में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश के लोगों के लिए आफत बनकर आई है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 24 घंटों में अलग अलग जिलों में बारिश से हुए हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई। पूरे राज्य, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान संभल में रिकॉर्ड 145.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पहली से 9 अक्टूबर तक पूरे राज्य में सामान्य 15.4 मिलीमीटर से भारी बारिश 92.3 मिलीमीटर दर्ज की गई। अभी 4-5 दिन इसी तरह की बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश के कारण लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर समेत कई जिलों के 12वीं तक के स्कूलों में सोमवार को छुट्टी कर दी गई है। बरेली, आगरा और बुलंदशहर में 12वीं तक के स्कूल कॉलेज में सोमवार, मंगलवार और लखनऊ, हापुड़, बागपत में केवल सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान में पानी भरने से मेरठ के पवाना तहसील की अग्निवीर सेना भर्ती रविवार को स्थगित कर दी गई है। बारिश के कारण उन्नाव में अलग अलग घटनाओं में घर गिरने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात में 2 व इटावा और औरैया में एक की जान चली गई। हरदोई में आकाशीय बिजली से 2 किसानों की मौत हुई, जबकि एक झुलस गया। वहीं बारिश के दौरान हुए हादसों में ब्रजमंडल और अलीगढ़ में 4-4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ अगले 3 दिन तक आंधी तूफान संग बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुलंदशहर में 12 मकान गिरने से एक किशोर की और एक महिला की मौत हो गई। 4 बच्चों समेत 14 लोग घायल हो गए। पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में बिजली व दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई। पीलीभीत में 72 घंटे में से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बिजली गिरने से संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और सीतापुर में कुल 4 की जान चली गई है। इन जिलों में मूसलाधार बारिश। संभल में पिछले 30 वर्षों में अक्टूबर में एक दिन में इतनी बारिश नहीं हुई। ऐसे ही एटा में 95 मिलीमीटर, बरेली में 93.5 मिलीमीटर, हाथरस में 85 मिलीमीटर, मुरादाबाद में 83.7 मिलीमीटर, अलीगढ़ में 80.2 मिलीमीटर, बदायूं में 88 मिलीमीटर, बुलंदशहर में 79.6 मिलीमीटर, लखीमपुर खीरी में 74.4 मिलीमीटर, रामपुर में 66.9 मिलीमीटर, मथुरा में 65.8 मिलीमीटर, फिरोजाबाद में 63 मिलीमीटर, कासगंज में 62.4 मिलीमीटर, शाहजहांपुर में 65.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं राज्य के अन्य जिलों में 20 से 50 मिलीमीटर बरसात की रिकॉर्ड की गई। नदियों के उफनाने से बिगड़े हालात। 2 दिनों में 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा, सरयू और शारदा नदी के हालात बिगड़ गए हैं। इसी सीतापुर में हजारों बीघे खेत जलमग्न हो गए हैं। 30 गांवों में पानी भर गया है। वहीं गोंडा व बहराइच के 104 और बलरामपुर के 350 गांव जलमग्न हो गए हैं। श्रावस्ती में राप्ती खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं नेपाल से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी व झमाझम बारिश से बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ आसपास के 57 गाँवों में पानी भर गया है, जिससे इन गाँवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रदेश के बच्चों की लर्निंग को स्मार्ट बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में उन्हें स्मार्ट क्लासेस के जरिए शिक्षा प्रदान की जा रही है। डिजिटल कंटेंट के जरिए इस शैक्षिक सत्र के अंत तक प्रदेश में 18,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी ने बताया कि विभाग बच्चों के साथ ही शिक्षकों को भी डिजिटल लर्निंग के लिए तैयार कर रहा है, ताकि वे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी शिक्षा गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए बच्चों की पढ़ाई के स्तर को बनाए रख सकें। इसके लिए निपुण भारत अभियान के तहत प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए दीक्षा ऐप समेत कई अन्य माध्यमों को तैयार किया गया है। शिक्षकों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के लिए 2 टैबलेट दिए जा रहे हैं। निपुण भारत मिशन के तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों से पहले शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूक हों, ताकि वो बच्चों को
बच्चों तक इस माध्यम के जरिए विभिन्न तरह की शैक्षिक गतिविधियों को पहुंचा सकें। डिजिटल लर्निंग के स्तर को आंकने के लिए इनके 3 स्तरों पर निगरानी भी की जा रही है। पहले इस पार्ट पर जाकर, दूसरी तिमाही समीक्षा के जरिए और तीसरे थर्ड पार्टी के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। वीडियो कंटेंट क्लासरूम में डिजिटल लर्निंग के लिए प्रदेश में बीते 6 माह में काफ़ी काम किया गया है। इस दौरान दीक्षा ऐप के माध्यम से टेक्स्ट बुक और टीचिंग मैनुअल उपलब्ध कराए गए हैं। सिर्फ 6 माह में ही इसके जरिए 6500 से अधिक वीडियो कंटेंट के जरिए बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया गया है। वहीं दीक्षा ऐप को टीचर ट्रेनिंग टूल के लिए बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया गया है। इसके तहत 100% शिक्षकों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। बच्चों के लिए रीड अलॉन्ग ऐप भी शुरू किया गया है। प्रयागराज साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा पर रखे गए प्रदेश भर के 1 लाख शिक्षा प्रेरकों की मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंच गई है। शिक्षा प्रेरकों ने हाईकोर्ट के इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दायर की हैं, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषा विभाग के निदेशक गणेश कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। निजी स्कूल के शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक की भांति सभी भत्ते पाने का अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बराबर वेतन मिलना चाहिए, उन्हें भत्ते पाने का हक है। आइए जानते हैं निजी स्कूलों के शिक्षकों को क्या क्या सुविधाएं पाने का अधिकार है। सरकारी स्कूलों की तरह वेतन पाने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए वही योग्यता निर्धारित है जो सरकारी स्कूलों के लिए है। इसके आधार पर न सिर्फ उच्च न्यायालय बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में कहा है कि निजी स्कूल के शिक्षक भी सरकारी स्कूलों में कार्यरत अपने समकक्षों के बराबर वेतन व भत्ता पाने के हकदार है। मेडिकल का लाभ। निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक चिकित्सा सुविधा पाने का भी हकदार है। चिकित्सा सुविधा का लाभ या तो राज्य सरकार द्वारा कानून के जरिए देने का प्रावधान है, अन्यथा संबंधित स्कूल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के जरिए सुविधा का लाभ देने का प्रावधान है। केंद्र ने ESIC सभी पात्र संस्थाओं के लिए इसे अनिवार्य किया है। इसमें निजी स्कूल भी शामिल हैं। स्कूल को देना होगा PF। निजी स्कूलों के शिक्षकों को भविष्य निधि PF पाने का अधिकार है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में प्रावधान है कि PF योजना सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होती है। स्कूल PF न दे तो शिक्षक कानूनी उपाय तलाश सकते हैं। नौकरी से निकालने से पहले जांच जरूरी। कोई भी निजी स्कूल सीधे तौर पर अपने शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाल सकते। इसके लिए प्रबंधन को उन प्रक्रियाओं को पालन करने का प्रावधान है जो किसी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए है। ग्रेच्युटी पा सकते हैं। निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक PF की तरह ग्रेच्युटी पाने का भी अधिकार रखता है। ग्रेच्युटी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रदान किया जाने वाला नगद लाभ है। यह लाभ शिक्षक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति, त्याग पद दिए जाने या किसी कारणवश सेवा समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार कानून को तो लागू कर दिया, लेकिन निजी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कई स्कूलों में न तो शिक्षकों को उचित वेतन भत्ता दिया जाता है और न ही अन्य लाभ। ऐसे में सरकार को समय रहते जरूरी कदम उठाने व शिक्षकों के अधिकार को संरक्षित करने की जरूरत है। खगेश बी झा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। शिक्षक भर्ती के 1395 अभ्यर्थियों को आज से आवंटित होंगे विद्यालय। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के कुल 1395 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करने के लिए 10 अक्टूबर से पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन इसमें अर्हता के विवाद के कारण LT ग्रेड कला एवं हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। कला विषय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्हता का विवाद दूर कर तकरीबन 90 चयनितों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज चुका है, लेकिन निदेशालय ने इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं किए हैं। निदेशालय की ओर से शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं और अभी तक निदेशालय को कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है। हिंदी विषय में आवेदन तिथि से संबंधित अर्हता के विवाद है, जिसके कारण तकरीबन 134 अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग ने रोक रखी हैं। इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि विद्यालय आवंटन के लिए जब भी पोर्टल खुलेगा तो उन्हें भी मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 अक्टूबर से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 7 विषयों की द्वितीय लिस्ट में चयनित 120 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही GIC प्रवक्ता के चयनित 1272 अभ्यर्थियों को भी विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें कला एवं हिंदी विषय का रहता विवाद में उलझे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। आयोग को LT ग्रेड शिक्षक के 5418 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग जल्द ही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर सकता है। ऐसे में कला एवं हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। जीव विज्ञान की अर्हता में संशोधन की मांग। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अध्यापक जीव विज्ञान की शैक्षिक अर्हता में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। प्रतियोगी छात्र नेता आशीष तोमर ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। जीव विज्ञान की शैक्षिक अर्हता जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि रखी गई है। इसके साथ ही जीव विज्ञान शिक्षक के लिए अन्य उप विषय से औद्योगिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान, लाइफ साइंस आदि को अर्हता में शामिल किया जाए, ताकि विषय से जुड़े हर अभ्यर्थी को मौका मिल सके। हर ब्लॉक में बागवानी का मॉडल गाँव विकसित होगा। लखनऊ प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास कार्यक्रमों को पहुंचाने के मकसद से प्रत्येक विकासखंड में एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जा रहा है। यह बातें रविवार को प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रविवार को उद्यान भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कही। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विभाग की रिक्त उपजाऊ भूमि पर आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए विभागीय फार्म हाउस और उत्पादन इकाइयों को पूर्ण विवरण के साथ परिसंपत्तियों के लिए पंजिका अनुरक्षित की जाए। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग की ऐसी भूमि जो राजस्व के अभिलेखों में अंकित नहीं है उसे अंकित कराया जाए। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।